तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं क्लैश एट द कैसल पेपर व्यू 2024 की। और भाई रात को 2:30 बजे शो खत्म हुआ। मैंने सोचा भाई सुबह उठ के फ्रेश इसको बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको एनर्जी मिल सके इस वीडियो से सुबह सुबह। आज हैप्पी संडे, गुड मॉर्निंग। और अपने ओपिनियंस आप मुझे दें भाई, नीचे कमेंट्स में चले जाएं। क्लैश एट द कैसल का क्या चीजें आपको बेस्ट लगी, क्या वर्स्ट लगी, वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। और बहुत सारी बातें करने के लिए आज सारे मैचेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। और मेरी प्रेडिक्शंस काफी हद तक सही हुई। एक प्रेडिक्शन जो गलत हुई विमेंस टैग टीम मैच वाली, भाई वो तो ऑब्वियसली आई डोंट नो किसने प्रिडिक्ट किया होगा, पर वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। WWE ने इस मैच ऑर्डर को परफेक्टली बिल्कुल यहाँ पे बनाया बिकॉज ड्रू मैकिंटायर अपने होम में थे, अपने होम कंट्री में, और उनको मेन इवेंट देना जरूरी था कहीं ना कहीं। तो कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स वो मैच बना जिसने एक्चुअली इसको ओपन करा। तो बहुत ही बड़ा मैच, एक आई क्विट मैच इस शो को ओपन कर रहा है। तो क्राउड की जो एनर्जी थी वो ऑलरेडी ऑन टॉप थी और बहुत ही अच्छा क्राउड था। अब हम कंपेयर नहीं करेंगे कौन सा बेटर था, लियोन बेटर था या ग्लासगो बेटर था, लेकिन एक फन एंटरटेनिंग क्राउड जरूर था। कभी ऐसा नहीं था कि इसके अंदर एनर्जी की कोई कमी है। तो ये होता है ओपनिंग मैच और हमें देखने को मिलता है ऑब्वियसली एक आई क्विट मैच है, तो हर चीज चलेगी, हर चीज लीगल है। सिर्फ एक तरीका अपने अपोनेंट को हरवाने का और वो है उससे बुलवाना आई क्विट। तो ये पीछे बैक स्टेज लड़ रहे होते हैं, ये क्राउड में लड़ रहे होते हैं। बहुत पॉप हो रही थी कोडी रोड्स के लिए, ऑब्वियसली उनकी चैंट हो रही है, लोग उनकी गाना रुकने के बाद भी उनका थीम सॉन्ग गाए जा रहे हैं कितने टाइम तक, वो बहुत कमाल का था। और मामा रोड्स एक बार फिर से स्टोरी में आई और वो रिंग साइड पे थी। कोडी रोड्स उनको स्कॉटलैंड घुमाने लेके आए होंगे, आई डोंट नो क्या करने, लेकिन हमने मैच के लिए भी तो वो रिंग साइड यहाँ पे बैठी हुई थी। और कोडी रोड्स काफी अर्ली इन द मैच यहाँ पे बस्टेड ओपन हो जाते हैं और बहुत एजे स्टाइल्स को यहाँ मोमेंटम दिया गया पूरे मैच में, जो डोमिनेट था। मतलब मैं कहूंगा 85% मैच यहाँ पे एजे स्टाइल्स का था और 15% मैच कोडी रोड्स का था। मोस्ट ऑफ द टाइम कोडी रोड्स यहाँ पे जो है वो स्ट्रगल ही कर रहे थे क्योंकि एजे के जो मोमेंटम है वो कम नहीं हो रहा था। लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं रिफ्यूज कर रहे थे कोडी रोड्स यहाँ पे कि मैं क्विट नहीं करने वाला। और जब भी यहाँ पे एजे स्टाइल्स कुछ ना कुछ कर रहे थे तो FU एजे की चैंट्स हो रही थी और लिटरली एजे खड़े हैं रिंग साइड पर, लोग उनके मुंह पे बोल रहे हैं FU भाई। तो बॉम्ब्स ड्रॉप नहीं करूंगा मैं सुबह सुबह यहाँ। और देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स की नेक में चेयर लगा के एजे अटैक करते हैं, तब भी कोडी रोड्स यहाँ पे जो है वो मना कर देते हैं क्विट करने से। बेल्ट से मारते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स को और उसके बाद STF सबमिशन में लगा के ऑलमोस्ट कोडी को फेड कर देते हैं। कोडी पास आउट हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि अगर यही एक नॉर्मल मैच होता तो एजे के हाथों भी टाइटल आ चुका होता बिकॉज कोडी रोड्स यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं और रेफरी मैच को रोक देता। लेकिन ये एक आई क्विट मैच और जब तक कोडी के मुंह से आई क्विट नहीं निकलेगा तब तक इस मैच को नहीं रोका जाता। और इसके बाद एजे स्टाइल्स को इतना गुस्सा आता है वो रिंग साइड से पानी की बोतल लेके आते हैं, कोडी के ऊपर फेंकते हैं और वही इसके बाद एक वो वेलवेट पाउच लेके आते हैं जिसमें सबको लग रहा था क्या होगा, थंब टैग्स, पर था क्या, हैंडकफ्स। कोडी रोड्स को यहाँ पे वो हैंडकफ्स से बांध देते हैं और जाते हैं रिंग साइड पे फिर से बाहर। और यहाँ मामा रोड्स के साथ भैंस होनी उनकी स्टार्ट हो जाती है और फाइनली उनको यहाँ पे थप्पड़ पड़ता है। मामा रोड्स एक नहीं, दो नहीं, 3 थप्पड़ पड़ते हैं एजे स्टाइल्स को। और यहाँ पे क्राउड जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मजेदार रिएक्शंस भी दे रहा था, खुश हो रहे थे, वो एजे पिट रहे थे। और यहाँ पे हैंडकफ वो रैप करते हैं अपनी एल्बो पे और एक फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जाते हैं। लेकिन कोडी रोड्स यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट कर देते हैं मैच का, एक स्टील चेयर उठा के फेंकते हैं हवा में एजे स्टाइल्स को और बाहर एक टेबल सेटअप होती है जिसके थ्रू एजे स्टाइल्स गिर जाते हैं। और फाइनली कोडी अपने जो हैंडकफ्स हैं उनको ओपन करते हैं और 3 बार जो है यहाँ पे क्रॉस रोड्स लगाते हैं। उससे पहले कोडी कटर लगाते हैं और जो थर्ड वाली क्रॉस रोड्स थी यहाँ पे वो चेयर पे थी और क्राउड पागल हो जाता है इस कमबैक के लिए। जैसे गेम में नहीं होता कि भाई तुम्हारा कमबैक आ गया और एकदम से तुमने सारे मूव बैक टू बैक लगा दिए, बिल्कुल वैसा यहाँ पे देखने को मिला। और अब फाइनली आ गया था मौका बदला लेने का बिकॉज यहाँ पे क्विट के लिए तो पूछते भी नहीं है कोडी, वो कहते हैं मुझे और डैमेज करना है। हैंडकफ से बांध देते हैं एजे स्टाइल्स को रोप्स के साथ और अटैक पे अटैक चेयर शॉट से करते हैं। और इसके बाद वो पूछते हैं रेफ को कि भाई एजे स्टाइल से पूछने के लिए, लेकिन वो कहते हैं स्क्रू यू कोडी। तो इन दोनों में से कोई क्विट नहीं करने वाला था। तो स्टील स्टेप्स लेके आते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स बंधे हुए हैं यहाँ पे साइड में। और जब वो उठाते हैं स्टील स्टेप्स उस डर के मारे, यहाँ एजे स्टाइल्स बोल देते हैं आई क्विट। और यहाँ पे लेकिन तब भी कोडी रोड्स बहुत टाइम लगाते हैं पर वो तब भी स्टील स्टेप्स मार देते हैं और अपना जो वो पूरा गुस्सा है, भड़ास है, निकाल देते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर। और यहाँ कोडी रोड्स ने रिटेन कर लिया है अपना अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। और मैं यही बोलूंगा कि भाई देखो इस मैच में जो होना था रिजल्ट वो तो हमको पता था, लेकिन जो अनबिलीवेबली मैच डिलीवर करा गया मुझे बहुत मजा आया देख के। एंडिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक लगी
कि एक स्टील स्टेप से थोड़ा डर गए एजे स्टाइल्स और आई क्विट बोल दिया, लेकिन उसके अलावा क्या ही दिखा सकते थे, बिकॉज एजे और कोडी दोनों यहाँ पे आई क्विट तो बोलने नहीं वाले थे किसी भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो उनको डराना जरूरी था। ये हमें इस मैच के अंदर दिखाया गया और मैच के बाद कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बिकॉज आगे के लिए बहुत ज्यादा हिंट्स ड्रॉप कर दिए गए हैं। कोडी रोड्स अपना एग्जिट कर रहे थे और सोलो सिकोआ आके उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और पूरी ब्लड लाइन अटैक कर देती है कोडी रोड्स को। रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग बजता है और केविन ओवेंस के साथ वो आके यहाँ पे सेव करते हैं कोडी के लिए, लेकिन एक बहुत लाइट वे में यहाँ पे हमें मूवमेंट दिखाई गई कि रैंडी ऑर्टन टाइटल की तरफ देख रहे थे कोडी रोड्स के। तो ये बहुत बड़ा हिंट है यहाँ पे। और क्या अब सोलो वर्सेस कोडी होगा मनी इन द बैंक में, या फिर एक 6 मैन टैग टीम मैच होगा और उसके बाद वो इवेंचुअली लीड करेगा समर स्लैम में रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स, इतने टाइम बाद जहां पे रैंडी ऑर्टन एक हील टर्न करने वाले हैं। अनबिलीवेबल मजा आ जाएगा, लेकिन उसके सीड्स ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप कर दिए गए हैं। इसके बाद विमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिला टैग टीम टाइटल्स के लिए, जहां पे जेड कारगिल बियांका बेलेयर अपने टाइटल्स डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट शेना बेजलर, जोई स्टार्क एंड एल्बा फायर एंड आयला डॉन। और मैं बात बोलूंगा कि मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे टाइटल चेंज होगा और बाकी किसी मैच में सबसे कम इसमें चांस लग रहा था। और मैं इतना बोल रहा था डिवीजन डिवीजन डिवीजन, ले भाई तेरी डिवीजन पे मूड दिया ये ट्रिपल एच ने बोला और काम हो गया सारा खत्म, क्योंकि आयला डॉन एंड एल्बा फायर आर द न्यू चैंपियंस। और मैच को मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करूंगा नहीं, बिकॉज इट वॉज नॉट अ गुड मैच। मुझे इतना मजा नहीं आया, क्राउड भी इतना कोई मजा ले नहीं रहा था, लेकिन विनिंग मोमेंट अच्छी थी। जेड कारगिल ने जबकि थोड़ी बहुत पोटेंशियल दिखाई है रेसलमेनिया में, उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत स्लॉपी परफॉर्मेंस थी, बहुत सारे बॉचेस थे, तो मुझे इसमें कुछ इतना मजा आया नहीं। लेकिन वी हैव न्यू चैंपियंस, क्या ये अच्छी चीज है, क्या ये बेकार चीज है, क्या सिर्फ एक टाइटल चेंज देने के चक्कर में इनको यहाँ पे टाइटल्स दिए गए, वो आने वाला टाइम ही हमको बताएगा। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सैमी ज़ेन अगेंस्ट चैड गेबल, और इस मैच की भी एक ही स्टोरी थी कि क्या करेगी अल्फा एकेडमी। रिंग साइड पे मैक्सिन डुप्री और ओटिस थे और पूरे टाइम यही देख रहे थे लोग कि आखिर कब अल्फा एकेडमी टर्न करेगी यहाँ पे चैड गेबल पे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और जबकि सैमी ज़ेन ने यहाँ पे अपना टाइटल रिटेन करा। एक और भी कमाल का मैच भाई, यहाँ पे मैं कहूंगा कि भाई कितना अच्छे लड़ते हैं लोग, केमिस्ट्री इतनी बढ़िया है रिंग में कि कभी हम इन पे डाउट ही नहीं कर सकते कि मैच में डिलीवर नहीं करेंगे। और चैड गेबल ने आई थिंक रिवील कर दिया है कि वो री-साइन कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, तो ये गुड न्यूज है। ही स्टेइंग विद डब्ल्यूडब्ल्यू, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन ओटिस को समझा रहे होते हैं रिंग साइड पे भी, मैक्सिन डुप्री को यहाँ पे बोलते हैं टाइटल से अटैक करने को चैड गेबल कि मैं रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तू अटैक कर यहाँ सैमी को, लेकिन उनसे वो भी होता नहीं है। और फिर हमें एक पॉइंट देखने को मिलता है मैच में जहां सैमी ज़ेन फेंकते हैं उल्टा करके चैड गेबल को रिंग साइड पे और वो सीधा जाके मैक्सिन डुप्री की लातों के पास गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। तो ओटिस को गुस्सा आ जाता है कि भाई चैड गेबल ने कैसे मार दिया यहाँ पे डुप्री को, और वो उठा के ले जाते हैं मैक्सिन को यहाँ पे अपनी गोदी में लेके चले जाते हैं वहां से। चैड गेबल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस पॉइंट पे। सैमी ज़ेन लगाते हैं हेलुआ किक एंड ही बीट्स चैड गेबल टू रिटेन द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मेरे ओपिनियन में ये एक अच्छा डिसीजन था, अच्छी बुकिंग थी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि वो शॉक की कमी थी, वो मोमेंट अभी भी नहीं आई है कि अल्फा एकेडमी टूट जाए, लेकिन वो अब ज्यादा दूर भी नहीं है। इसके बाद हमें देखने को मिला बेली वर्सेस पाइपर निवन फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू विमेन्स चैंपियनशिप, और ये भी एक डिसेंट मैच था। मैं बोलूंगा ऑनेस्टली जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी मुझे पाइपर निवन से, उसके ऊपर ही उन्होंने डिलीवर करा। क्राउड उनका साथ दे रहा था, लोग चाह रहे थे कि वो अच्छा परफॉर्म करें, तो उससे ऑब्वियसली अच्छा हो जाता है सब कुछ। यहाँ पे चेल्सी ग्रीन आते हैं एक लूचा मास्क पहन के मैच के बीच में, लेकिन सबको पता था भाई वो चेल्सी ग्रीन है। सिर्फ चेल्सी ग्रीन को ऐसा लग रहा था कि मैं सबको बेवकूफ बना दूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कुछ भी हेल्प नहीं कर पाए यहाँ पे पाइपर निवन की, लेकिन बेली इतनी इजीली इस मैच को नहीं जीती। उनको क्रूसीफिक्स रोल अप पिनफॉल यहाँ पे लेना पड़ा। एज सच कोई क्लीन हम ये नहीं कह सकते कि डिस्ट्रॉय करके कोई फिनिश किया या उन्होंने पाइपर निवन को, तो प्रोटेक्ट भी किया गया पाइपर को, बट ऑब्वियसली बेली रिटेन्स द चैंपियनशिप। और फाइनली शो का मेन इवेंट, मोस्ट एंटिसिपेटेड जो मैच था इस पूरे कार्ड के ऊपर कि क्या फाइनली ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीतेंगे और उसको 5 मिनट से ज्यादा रख पाएंगे। और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर लड़ रहे थे अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट एंड द क्राउड वेंट क्रेजी। जो रिएक्शन देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस बैक पाइप्स के साथ, वो सारी चीज प्रॉपर स्कॉटलैंड वाइब देती हुई यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू सब लोगों को, और ऑब्वियसली चिल्स आ रहे थे ड्रू मैकिंटायर को। एक खुशी फील हो रही थी कि ये बंदा कहां से कहां आ चुका है भाई, अनबिलीवेबल स्टोरी। और यहाँ पे इस मैच में भी बहुत एंटरटेनमेंट देखने को मिली। और एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी वो ये कि जजमेंट डे बैंड थी रिंग साइड से, तो बैंड ही रहे पूरे मैच में। कहीं हमें कोई जजमेंट डे की इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिली, तो रूल्स को ओबे कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, वो देख के अच्छा लगता है, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है तब भी वो बाहर आ ही जाते हैं
वो मुझे अच्छा लगा बहुत ज्यादा देख के। और ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट ने एक क्लासिक मैच दिया है। डेमियन प्रीस्ट इज अंडररेटेड, मैं जरूर बोलूंगा, और ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे लोग उनसे एज अ चैंपियन। लेकिन जितना भी उनको बोला जा रहा है, जहां पे भी स्पॉट में उनको डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि डेमियन प्रीस्ट कुछ गलत कर रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डेमियन प्रीस्ट की परफॉर्मेंस से। और ड्रू मैकिंटायर दूसरी तरफ, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी, सब कुछ करा। एक मोमेंट थी यहाँ पे कि डेमियन प्रीस्ट कूद रहे थे रोप्स के ऊपर से, लेकिन वो गिर गए और उनका पैर फंस जाता है रोप्स में। वो एक अनफॉर्चुनेट थिंग थी, उनको कोई चोट नहीं लगी, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका काफी अच्छे तरीके से यूज किया उन्होंने मैच में और उसको दिखाया एक स्पॉट की तरह कि ड्रू उसका भी फायदा उठा रहे हैं। और क्लेम और किक पे भी किक आउट किया है यहाँ डेमियन प्रीस्ट ने भाई, तो कोई ऐसा नहीं कि चैंपियन को यूं ही दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिखाया काफी। और साउथ ऑफ हेवन पे भी किक आउट किया यहाँ पे, ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर ने तो करना ही था, लेकिन रेफरी एक पॉइंट पे नीचे गिर जाता है बाहर रिंग के, और ड्रू मैकिंटायर अपनी एक क्लेमोर किक लगाते हैं। उन्होंने मैच में क्लेमोर किक थ्रू द बैरिकेड भी लगाई थी डेमियन पे, तो ये काफी ज्यादा डैमेज कर चुके थे। और जब एक और नया रेफरी आता है, और एक क्या कमाल का कैमरा एंगल था, वो काउंट करता है 1 2 और हाथ रुक जाता है, सबको पता था वो कौन है, एंड इट वाज CM पंक। और ड्रू मैकिंटायर के जो रिएक्शन था देख के कि ये बंदा मेरे सामने अभी इस टाइम पे कैसे आ गया, वो उठते हैं, गला पकड़ लेते हैं कि मार दूंगा इसको तो मैं जान से, लेकिन CM पंक यहाँ पे लो ब्लो कर देते हैं। वो रेफरी की ड्रेस पहन के आए हुए थे, और बैक स्टेज वीडियो देखने को मिली, वो बहुत फनी है कि फीमेल रेफरी की जो टी-शर्ट है मांगते हैं CM पंक, भाई वो आपको देखनी चाहिए जरूर जाके। लेकिन यहाँ पे CM पंक कॉस्ट कर देते हैं, बिकॉज CM पंक लो ब्लो करते हैं, साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम, वो रेफरी वापस आता है, ओरिजिनल रेफरी रिंग में पिन करता है, एंड डेमियन प्रीस्ट रिटेन्स द टाइटल। एन अनबिलीवेबल स्टोरी सेटअप हो चुकी है। मंडे नाइट रॉ का जो शो होने वाला है वो कांट मिस है, मस्ट वॉच है। मैं तो लाइव देखने वाला हूँ सुबह सुबह। और भाई इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब ड्रू मैकिंटायर कैसे रिएक्ट करेंगे, एक बार फिर से चैंपियनशिप नहीं जीते, क्योंकि डेफिनेटली CM पंक जबकि खुश तो बहुत हो रहे थे, हंस रहे थे, फैंस के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर का जो डैमेज उनको मिलने वाला है अभी, जिस गुस्से से उनको निकलना पड़ेगा, उस स्टोरी लाइन को इतना मस्त बनाने वाला है कि मेरे से इंतजार नहीं हो रहा मंडे नाइट रॉ के लिए। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं डेफिनेटली। स्मैकडाउन पे भी काफी अच्छा आज हमें एंगल दे दिया गया ऑलरेडी, रैंडी और कोडी के बीच में जो शुरू होने वाला है किसी भी टाइम मनी इन द बैंक के आसपास। तो ये था क्लैश एट द कैसल 2024 का रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, कौन सा मैच आपके लिए बेस्ट था इस नाइट पे, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो गाइस। और वीडियो आपको जरूर आज एक देखने को मिलेगी जहां पे हम अपडेट्स की और जो भी चीजें पेपर व्यू के बाद आई हैं न्यूज में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।